जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य। नवरात्र की प्रथम दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। माता रानी की कृपा आप सभी बनी रहे। आज हम क्लास 12th एंड बीकॉम के कोर्स कंपनी का जो पार्ट पढ़ रहे थे उसमें का हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में जानेंगे। प्रारंभिक व्यय क्या होता है। हमें पता है कि किसी भी कंपनी की स्थापना के समय कुछ खर्चे करने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करने होते हैं। तो कंपनी की स्थापना के समय जो भी एक्सपेंसेस किए जाते हैं कंपनी की स्थापना से संबंधित, वे सभी खर्चे या वे सभी व्यय ही मेरे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हम परिभाषा के रूप में कर सकते हैं कि कंपनी की स्थापना करते समय किए जाने वाले स्थापना संबंधित सभी व्यय प्रारंभिक व्यय कहलाते हैं। मतलब कंपनी के स्थापना के समय कंपनी की स्थापना से संबंधित जितने भी व्यय किए जाएंगे, एक्सपेंसेस किए जाएंगे कंपनी के संचालक मंडलों द्वारा या फिर जो कंपनी की स्थापना की देख रेख कर रहे हैं उनके द्वारा, वे सभी व्यय मेरे क्या कहलाएंगे, प्रारंभिक व्यय या इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत किन किन व्ययों को हम शामिल करते हैं उनके बारे में जानें। प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत सबसे पहला व्यय होता है कंपनी के पंजीकरण के लिए आवश्यक प्रलेखों को तैयार करना। कंपनी बनाने के समय कुछ प्रलेख, कुछ क्या कहते हैं, डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। उन डॉक्यूमेंट को बनाने में जो जो चीज़ें, जितने व्यय किए जाते हैं, जितने पैसे लगते हैं, जो खर्च होते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं, प्रारंभिक व्यय इस प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगला आता है आवश्यक प्रलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन की फीस। जो भी मेरे आवश्यक प्रलेख हैं उनको स्टम्प कराना होता है, मुहर कराना और लगाना होता है। कानूनन वैधता के लिए स्टम्प ड्यूटी का लगाना होता है, जिसको टिकट के रूप में हम कर सकते हैं, टिकट लगाना। या रजिस्ट्रेशन की, जो रजिस्ट्रेशन कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में जो फीस लगती है, वे सभी व्यय मेरे क्या होते हैं, वे मेरे सभी व्यय प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आते हैं। अगला है, तीसरा है अधिकृत पूंजी पर चुकाई जाने वाली ड्यूटी। अधिकृत पूंजी 28 कैपिटल पर पेड की जाने वाली जो ड्यूटी है, जो फीस होती है, ठीक ना, वह क्या कहलाती है, प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आती है। अगला है प्रविवरण को बनाने और जारी करने का व्यय। प्रविवरण मतलब अंशों के या ऋणपत्रों के निर्गमन के लिए जो कंपनी आमंत्रण पत्र बनाती है या जारी करती है, उसे हम प्रविवरण कहते हैं। प्रविवरण को बनाने में जो भी खर्च होते हैं, जो भी व्यय करना पड़ता है, वह व्यय क्या में प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत आता है। अगला है मेरा कंपनी के प्रारंभिक पुस्तकों और सार मुद्दा की लागत। कंपनी बनने के बाद जब भी काम तैयार होगा, काम होना प्रारंभ होगा, तो उससे पहले का और उसके बाद के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए जो भी पुस्तकें, प्रारंभिक पुस्तकें लेजर खरीदी जाती हैं या सौर मुद्रा, स्टम्प जो मुहर होता है कंपनी का, उसको बनाने में जो भी लागत आती है, उसकी जो लागत है, कास्ट है, वो सब क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंतर्गत ही आते हैं। अगला अभिगोपकों का कमीशन। अभिगोपक मतलब एजेंट के रूप में जो भी कंपनी के कार्य को संचालित करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं, जैसे अंशों को, ऋणपत्रों को बेचने में बैंक भूमिका निभाती है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो भी कमीशन दिया जाता है, वह कमीशन मेरा प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आता है। जब प्रारंभिक। अगला है चालू व्यवसाय को खरीदने हेतु व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों के मूल्यांकनकर्ता को दी गई फीस। अगर कंपनी कोई करेंट बिजनेस को परचेस करना चाहती है, तो उस बिजनेस से जुड़े हुए जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी होगा उनका रिवैल्यूएशन कराएगी। और उस रिवैल्यूएशन करने के लिए जिस व्यक्ति को
रखती है, मूल्यांकन करने के लिए जिस व्यक्ति को रखती है उसको फीस देगी। उस व्यक्ति को दी गई फीस मेरा क्या कहलाता है, प्रारंभिक व्यय के अंतर्गत आता है। ये रहा प्रारंभिक व्यय के बारे में जानकारी। अब हम प्रारंभिक व्यय की स्थिति जानते हैं कि उसे आर्थिक चिट्ठे में किस तरह कहाँ दिखाते हैं। आइए हम जानते हैं कि आर्थिक चिट्ठे में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस हम किस प्रकार दिखाते हैं। देखिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को समानांतर रूप में नियम यह है कि 1 वर्ष के अंतर्गत इसको समाप्त कर दिया जाए, लिखित कर दिया जाए। अगर यह 1 वर्ष के अंतर्गत समाप्त नहीं हो पाता है तो उस दशा में इसे कृत्रिम संपत्ति मानते हैं। कृत्रिम संपत्ति मानकर इसे क्या करते हैं, करंट एसेट्स के अंतर्गत, एसेट्स के हेड के अंतर्गत, करंट एसेट्स के अंतर्गत जो मेरा अदर करंट एसेट्स है उसी के अंतर्गत हम इसको दिखाते हैं। ठीक, तो अब देखिए, आइए जानते हैं हम क्या है ये चीज़ें। लिखा हुआ है आपके सामने, प्रारंभिक व्यय स्थगित आयगत व्यय, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स है। स्थगित आयगत व्यय, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, वे एक्सपेंडिचर जो बहुत अधिक मात्रा में किए जाएं और उनका लाभ व्यवसाय या फर्म को कई वर्षों तक प्राप्त हो, तो ऐसे व्यय को हम स्थगित आयगत व्यय कहते हैं। स्थगित आयगत व्यय वे व्यय, एक बार और सुनिएगा, स्थगित आयगत व्यय वे व्यय जो किसी कंपनी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में किए जाएं और उनका लाभ कंपनी को अगले कई वर्षों तक प्राप्त हो, तो ऐसे व्यय को हम स्थगित आयगत व्यय, डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स कहते हैं। तो प्रारंभिक व्यय में क्या है, स्थगित आयगत व्यय होता है। यह कृत्रिम संपत्ति होने के कारण, अभी बोले यह आर्टिफिशियल एसेट्स के रूप में काम कर होता है, तो इसलिए इसको हम सिक्योरिटी एंड प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से अपलिखित करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट कहाँ दिखाया जाता है, इक्विटी एवं लायबिलिटी के अंतर्गत जो शेयर होल्डर फंड है उसी के अंतर्गत हम सिक्योरिटी एवं प्रीमियम रिजर्व को दिखाते हैं और वहीं पे हम इसको क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं। और किससे अपलिखित करते हैं, सरप्लस से। स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो सरप्लस होता है उस सरप्लस से हम इसको क्या करते हैं, अपलिखित करते हैं, समाप्त करते हैं। आगे की कहानी पढ़ते हैं, कहता है कि प्रीमियम की राशि अपर्याप्त रहने या न रहने पर इसे लाभ हानि विवरण से अधिक में से अपलिखित किया जा सकता है। कहने का मतलब है, स्टेटमेंट क्या, सिक्योरिटी में प्रीमियम रिजर्व के पास पैसा ज़्यादा ना हो, उस फंड में पैसा ना हो, तो उस दशा में हम स्टेटमेंट ऑफ पीएल का जो सरप्लस होगा उससे हम इसको समाप्त कर सकते हैं। ठीक, दूसरी कंडीशन ये कहता है कि समांतर नियम यह है कि प्रारंभिक व्यय को 1 वर्ष के अंतर्गत अपलिखित कर दिया जाए। अभी आपको बोले कि समांतर यह नियम है, साधारणतः यह नियम है कि जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेज है 1 साल के अंतर उसे शायद अधिक में से, सरप्लस में से या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में से किसी भी जगह से समाप्त कर दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है, ऐसा कब नहीं हो पाएगा, या तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में भी बैलेंस ना हो, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएल के सरप्लस में भी ना हो, तो या फिर ऐसी कंडीशन, तीसरी कंडीशन यही बन सकती है कि बहुत अधिक मात्रा में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कर दिया गया हो, तो उस दशा में हम इसे कहाँ दिखाएंगे, तो ऐसी दशा में हम इसे एसेट्स में कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट्स में, करेंट एसेट चालू संपत्ति के अंतर्गत, अदर करेंट एसेट जो शीर्षक है उसके उप शीर्षक सब हेड के अंतर्गत कहाँ दिखाएंगे, अनमोर्टिसेबल
फिक्स्ड एक्सपेंसेस के रूप में हम इसको दिखाएंगे, ठीक ना। का ऑब्जेक्टिव में पूछ भी देता है कि हम प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को या प्रारंभिक व्यय को कहाँ दिखाते हैं, तो हम सीधे सीधे कर सकते हैं एसेट्स पक्ष में। किसके अंतर्गत? करंट एसेट्स के अंतर्गत। अगर कहे करंट एसेट्स के अंतर्गत कहाँ पे? अदर करंट एसेट्स के अंतर्गत। ठीक, इस एक्सपेंसेस के रूप में आपके अनमोनेटाइज्ड एक्सपेंसेस के अंतर्गत हम इसको दिखाते हैं। ठीक, ये मेरा प्रारंभिक व्यय की बैलेंस शीट में दिखाए जाने की कंडीशन है, टर्म है। इसके बारे में आप एक बार देख लें, नोट डाउन कर लें। अब क्योंकि जब कंपनी बैलेंस शीट बनाई जाती है उस दशा में इसकी आवश्यकता पड़ती है। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अगले टर्न पे कोशिश यही रहेगा, इस चैप्टर से जुड़े जो न्यूमेरिकल हैं उसको लगाया जाए और उसके संबंधित जो भी एंट्री हैं उसको बताते चलेंगे, लगाते चलेंगे। पूरी कोशिश आपके साथ यही रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय वाणिज्य, जय माता दी।